बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे जी व्हाट इज़ रिसर्च प्रपोज़ल, कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या है और ये कैसे बनाया जाता है और इसके ख़ास एलिमेंट्स कौन से हैं और इसके कितने चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को लिखते हैं या किन चीज़ों के बारे में बयान करते हैं। तो दरअसल रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो आपका आउटलाइन ऑफ रिसर्च होता है, जो आपने मुस्तकबिल में व्हाट विल यू डू, आप करना क्या चाहते हैं, तो वो एक आप प्लान आप बना के आप अपने सुपरवाइज़र को या जो भी उनकी कमेटी बनी होती है फैकल्टी स्टाफ की, तो उनको पेश करते हैं कि ये काम मैं करना चाहता हूँ। तो फिर वो ये देखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, या ये पॉसिबल है या नहीं है, या उसमें जो भी कमियां कोताहियाँ होती हैं फिर वो दूर की जाती हैं। तो नंबर 1 पे इसके 4 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उसके बारे में उस डिटेल से लिखना होता है, उसका बैकग्राउंड भी और जो सिनेरियो उस वक्त चल रहा है उसके मतलब भी। अब उसके बाद आ जाता है जी जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक। उसके बाद आपने आपके टॉपिक को जस्टिफाई करना है कि वो कितना अहम है और क्यों आप उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, इससे पहले इस पर कितनी की रिसर्च हुई है और क्या उनकी रिकमेंडेशन है, कहाँ पे गैप है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। फिर आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगा कि जो टॉपिक आपका होगा वही स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगी आपकी, कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं। नंबर 4 पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी, आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या आप अचीव करना चाहते हैं। किसी रिसर्च का या किसी चीज़ का आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, किसी का असर देखना चाहते हैं, या उनका कोरिलेशन देखना चाहते हैं आप, या किसी ट्रेनिंग का इफेक्ट या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, कि आपने अपनी स्टडी के मतलब क्या हाइपोथेसिस बनाया है, आपके मफरूज़े क्या हैं या आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं कि आपकी रिसर्च स्टडी इस तरह की होगी। लिमिटेशन और डीलिमिटेशन ये चीज़ें हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है उसके मतलब आपने कि मैंने ये काम यानी कि प्राइमरी की सतह के बच्चों के ऊपर किया है, इम्पैक्ट ऑफ लेयर एक्टिविटीज़ ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर अगर हम टॉपिक लेते हैं कि जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं, ब्रेक टाइम है, इसका बच्चे की सेहत के ऊपर या इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये कि आपकी लिमिट हो गई कि आपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर किया है, तो इसको आप डिलिमिटेशन में आप बता सकते हैं कि आप इसको मिडिल हाई स्कूल के बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं। या आपने सिर्फ मेल स्टूडेंट लिए हैं, बच्चे लिए हैं, बॉयज़ लिए हैं, गर्ल्स पे नहीं किया, तो आप इसको, या आपकी लिमिटेशन ये भी हो सकती है कि मैंने इनको सिर्फ मेल के ऊपर किया। चैप्टर 2 है लिटरेचर रिव्यू, जो सबसे पूरी रिसर्च की भी और सिनॉप्सिस जिसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं उसकी जान है, कि आपने इस जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कितना का आपने पढ़ा है, इससे पहले उसके ऊपर कितना काम हुआ है, उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, रिसर्च गैप कहाँ पे है, क्योंकि ये चीज़ें आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में फिर आगे रिसर्च करने में मदद देती हैं। आप ओवरव्यू लेते हैं सारे के सारे का और उसका कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया हुआ तो उसके बारे में भी बयान करते हैं, या कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ें इस तरह की जिनको आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो उसको भी आप लिटरेचर रिव्यू में लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है कि जो आपका सारे का सारा आपने रिसर्च जो करनी है वो कैसे करनी है, रिसर्च मेथड। नंबर 1 पे आपकी रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। फिर उसके बाद उनकी आगे टाइप्स हैं, उनमें से कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव है, आपकी एक्सपेरिमेंटल है, कैसी एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेटिव है, यानी जो भी आपकी रिसर्च है आप उसको डिटेल से बयान करेंगे कि मेरी रिसर्च की ये टाइप है। और फिर पॉपुलेशन, कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज प्लेयर के ऊपर कर रहे हैं या ओवरऑल पंजाब के जो प्लेयर हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम के ऊपर कर रहे हैं, तो आप पॉपुलेशन लिखेंगे कि ये लोग जो हैं मेरी पॉपुलेशन होंगे और उनकी तादाद कितनी होगी। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी,
उस पॉपुलेशन को आप किस तरह आप उनसे डाटा किस तरह लेंगे कि आ गया को आपकी कोई आप ट्रेनिंग का इम्पैक्ट देखेंगे, वो उनको जाके करवाएंगे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, या कोई इस तरह की मालूमात है कि जो थ्योरेटिकल है यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, तो उसमें आप क्वेश्चनर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसमें सैम्पलिंग जो लेंगे उन लोगों में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सैम्पलिंग की भी आपको पता है दो बड़ी किस्में हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर उसके आगे भी उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो फिर आप वो बयान करेंगे कि मेरी सैम्पलिंग जो है स्ट्रेटजी ये होगी, मैं इस तरीके से अपना सैंपल सेलेक्ट करूँगा, फिर उनसे डाटा कलेक्ट करूँगा। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अगर पहले का किसी का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे आप बाकायदा परमिशन लेंगे, उसके मतलब लिखेंगे। अगर आप अपना कोई डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट आप खुद डेवलप करते हैं, तो फिर उसके लिए तरीकाकार है कि उसकी आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो चेक करवाएंगे एक्सपर्टीज से, एक्सपर्ट से। तो अमूमन होता तो यही है कि जो भी आप टॉपिक चूज़ करते हैं उससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चनर या बाकी जो भी मालूमात दरकार होती हैं वो मिल जाती हैं, और फिर उसी को ही उनकी परमिशन से इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें तो फिर आपको उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करना पड़ेगी, और उसके मतलब लिखेंगे आपके हमने जो जो एक्सपर्ट हैं उनसे इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो चेक करवाई है। और फिर अगर वो इस बात की आपको इजाज़त दें कि ये वैलिड भी है और रिलायबल भी है, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अब है डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? मतलब ये है कि आप डाटा कलेक्शन के बहुत सारे टूल्स हैं, इंटरव्यू है, क्वेश्चनर है, सर्वे है, फिर आगे फिर अब ऑनलाइन सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग अब फॉर्म सेंड कर देते हैं, आप फिल करके सबमिट कर दें, इस तरह भी डाटा कलेक्शन हो सकती है। तो फिर आपने सारा प्रोसीजर लिखना था कि मैं ऐसे डाटा, ये मेरी रिसर्च का डाटा ऐसे कलेक्ट होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिक्स टू बी यूज्ड, और कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो जनरली जो सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, SPSS है, स्टाटा है, और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्टैटिस्टिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उनके मतलब लिखेंगे। और आगे कोई अनोवा टेस्ट है, कोई और टेस्ट है, टी टेस्ट है, जो भी आपकी रिसर्च से रेलिवेंट जो भी बनता है, जो आप वो उसको अडॉप्ट करना चाह रहे होंगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिसर्च, तो आप वो स्टैटिस्टिक्स का भी जिक्र करेंगे। अगर उसके कोई वेरिएबल वगैरह हैं तो उनका भी आप जिक्र करेंगे। फिर एंड पे आ जाएगा आपका डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस। तो फिर आप डाटा एनालिसिस भी आप लिखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए मैं डाटा एनालिसिस करूँगा। तो ये विल का लफ्ज़ इस्तेमाल अमूमन होता है, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है आपकी, जो भी आपकी रिसर्च के मतलब कि मेरी रिसर्च ऐसी होगी, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये टेस्ट इस्तेमाल होगा, ऐसे डाटा कलेक्शन होगी, ऐसे सैम्पलिंग होगी, और फिर ऐसे डाटा को एनालिसिस किया जाएगा। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ तो फिर उसमें कुछ पायलट स्टडी के तौर पर कुछ डाटा रिसर्च प्रपोजल में भी ऐड करवाते हैं सुपरवाइज़र हजरात के। आप 100 लोगों का डाटा जो है ना उसको कलेक्ट करो और सारा उसको कंपाइल करो, एनालिसिस करो, उसको भी रिसर्च प्रपोजल में शामिल किया जाता है, ख़ास तौर पर PhD के प्रपोजल में। लेकिन BS और MPhil के प्रपोजल में अमूमन जो चीज़ें मैंने आपको बताई यही होती हैं। और चैप्टर 4 एंड पे होता है रेफरेंसेस, और जितनी भी आपने इससे आप टॉपिक के मतलब रिसर्च की होती है, लिटरेचर रिव्यू आपने इकट्ठा किया होता है, जो उसको जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको कहीं डेफिनेशन की सूरत में या लिटरेचर रिव्यू में या मेथड्स एंड मटेरियल में कहीं पे भी आपको आप गूगल स्कॉलर की मदद से जो रिसर्च आर्टिकल, जो जर्नल्स, बुक्स या वेबसाइट से कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको आप अपने रिसर्च प्रपोजल में ऐड करते हैं, तो उसका आप वहाँ पे रेफरेंस देते हैं, और एंड पे बिब्लियोग्राफी तमाम के तमाम रेफरेंसेस अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं जब आप साइटेशन करते हैं इनकी। तो ये थे 4 बड़े चैप्टर रिसर्च प्रपोजल के और उनके ख़ास का सेंट्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।